नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुरता साहित्य की धरोहर, एक ऐसा मंच जहां हम साहित्य, संस्कृति और सृजनशीलता के उन अनमोल सूत्रों को जोड़ते हैं जो हमारे समाज के मन और मस्तिष्क को नई दिशा देते हैं। आज की इस विशेष चर्चा में हम बात करेंगे एक ऐसे रचनाकार की जिनका नाम छत्तीसगढ़ साहित्य में गहराई, संवेदना और समर्पण का पर्याय माना जाता है। साहित्यकार श्री डुमन लाल ध्रुव। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित यह संस्मरण लिखा है सुप्रसिद्ध लेखिका श्रीमती कामिनी कौशिक ने। उनकी दृष्टि से हम समझेंगे कैसे डुमन लाल ध्रुव जी केवल साहित्यकार ही नहीं, एक मार्गदर्शक, एक प्रेरणा स्रोत और ग्रामीण जीवन के जीवंत इतिहासकार भी हैं। आज की चर्चा में हम जानेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा, उनकी संस्थागत उपलब्धियां जैसे साहित्य, संगीत, सांस्कृतिक मंच मुजगे हैं और पहला साहित्य सदन की स्थापना, साथ ही उस मानवीय ऊष्मा को जिसने अनेक नए रचनाकारों को जन्म दिया और संवारा। तो आइए शुरू करते हैं साहित्यकार डुमन लाल ध्रुव जी की इस स्मृति यात्रा को सुरता की इस विशिष्ट कड़ी में। आज हम एक ऐसे इंसान की दुनिया में झांकने वाले हैं जिनकी कहानियों ने न सिर्फ पन्नों पर बल्कि दिलों पर और यहाँ तक कि एक पूरे शहर की पहचान पर अपनी छाप छोड़ी। हम बात कर रहे हैं श्री डुमन लाल ध्रुव की, और इस सफर में हमारा गाइड है श्रीमती कामिनी कौशिक का लिखा एक लेख जो सुरता साहित्य की धरोहर वेबसाइट पर मौजूद है। और देखिए, मतलब ये कोई एकेडमिक रिसर्च पेपर तो है नहीं, और शायद इसीलिए ये ज्यादा दिलचस्प है। हाँ। ये एक शिष्या का अपने गुरु के लिए एक बहुत ही निजी और दिल से लिखा हुआ यादनामा है। बिल्कुल, तो हमारा मकसद भी यही है, कोई अकादमिक विश्लेषण नहीं, बल्कि इस निजी नजरिए से ये समझने की कोशिश करना कि श्री डुमन लाल ध्रुव सिर्फ एक लेखक से कहीं ज्यादा क्यों थे। कैसे कोई एक इंसान अपनी कलम और अपनी शख्सियत से एक प्रेरणा, एक संस्था और एक पूरी सांस्कृतिक लहर बन सकता है। हाँ, और ये देखना बड़ा फैसिनेटिंग होगा कि किसी का असर सिर्फ उनकी किताबों तक महदूद न रहकर कैसे पूरे समुदाय की सोच और आने वाली पीढ़ियों के सपनों को शक्ल देता है। ये लेख हमें उस पर्दे के पीछे ले जाता है जहाँ एक महान हस्ती और एक सीखने वाले के बीच का जो रिश्ता होता है वो पनपता है। तो चलिए इस लेख के धागे पकड़कर समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत एक ऐसी बात से करते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी। लेखिका बताती हैं कि मुजगहन शहर को ही डुमन लाल ध्रुव के नाम से जाना जाने लगा। मतलब किसी शहर की पहचान एक लेखक से जुड़ जाए, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। आज के ज़माने में हम देखते हैं कि किसी सड़क का नाम या किसी बिल्डिंग का नाम किसी हस्ती पर रख दिया जाता है, लेकिन एक पूरा शहर ही किसी लेखक के नाम से पहचाना जाने लगे, ये दिखाता है कि वो इंसान उस जगह की मिट्टी में नहीं बल्कि वहां की हवा में ही रच बस गया था। सही बात है। ये सिर्फ शोहरत नहीं है, ये लोगों का प्यार और अपनापन है। ये बताता है कि उनकी शख्सियत उस समाज की रगों में दौड़ती थी। हाँ, और लेखिका इस बात को और पुख्ता करती हैं जब वो कहती हैं कि उनके घर में श्री ध्रुव के बारे में हमेशा बातें होती थीं, एक आदर्श की तरह। ये सोचकर ही अजीब लगता है, हमारे घरों में अक्सर फिल्मी सितारों या क्रिकेटरों की बातें होती हैं, लेकिन एक लेखक पर चर्चा होना, ये बताता है कि उनका असर कितना गहरा था। और यहीं पर एक बड़ा फर्क समझ आता है। एक लेखक की कामयाबी अक्सर इस बात से नापी जाती है कि उसकी कितनी किताबें बिकीं या उसे कितने अवार्ड मिले, लेकिन जब कोई लेखक घरों के अंदर होने वाली बातचीत का हिस्सा बन जाए, जब माँ बाप अपने बच्चों को उसका उदाहरण दें, तो वो सिर्फ एक लेखक नहीं रह जाता, वो एक रोल मॉडल बन जाता है। हाँ, वो एक नैतिक और सांस्कृतिक पैमाना बन जाता है। ये दिखाता है कि उन्होंने सिर्फ साहित्य नहीं लिखा, बल्कि लोगों को जीवन जीने का एक नजरिया भी दिया। तो सवाल उठता है कि वो लिखते क्या थे? उनकी कलम में ऐसा क्या जादू था कि लोग उन्हें इतना अपना मानते थे? लेखिका बताती हैं कि वो हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों जबानों में लिखते थे और एक बेहतरीन कहानीकार थे। और ये दोनों जबानों में लिखना, ये अपने आप में एक अहम बात है। हिंदी के जरिए वो एक बड़े पाठक वर्ग तक पहुंच रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ी में लिखकर वो अपनी जड़ों को, अपनी मिट्टी की महक को सहेज रहे थे।
अक्सर बड़े लेखक अपनी स्थानीय बोली या भाषा से दूर हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये उनके अपनी संस्कृति के प्रति गहरे सम्मान को दिखाता है। लेखिका एक बहुत दमदार लाइन लिखती हैं, उनकी कहानियां सिर्फ कथाएं नहीं बल्कि समाज का दर्पण है। मैं यही सोच रही थी कि उस आईने में दिखता क्या होगा? क्या वो सिर्फ गांव की खूबसूरती, हरे भरे खेत और लोकगीत ही दिखाते थे, या फिर समाज की कड़वी सच्चाइयों पर भी बात करते थे? ये एक बेहतरीन सवाल है। जब कोई कहता है समाज का दर्पण, तो इसका मतलब सिर्फ अच्छी चीजें दिखाना नहीं होता। दर्पण तो सब कुछ दिखाता है, खूबसूरती भी और दाग धब्बे भी। सही है। लेखिका बताती हैं कि उनकी कहानियों में ग्रामीण जीवन की सहजता और लोक संस्कृति तो थी ही, लेकिन साथ ही इंसान के मन की गहराइयों, उसके संघर्षों का भी जिक्र था। तो मुमकिन है कि उस आईने में गांव के किसी किसान का संघर्ष भी दिखता होगा, किसी महिला की अनकही पीड़ा भी झलकती होगी, और साथ ही मुश्किलों के बीच पनपती उम्मीद की कोई किरण भी नजर आती होगी। मतलब उनकी कहानियां लोगों को अपनी ही जिंदगी का अक्स लगती होंगी। शायद इसीलिए लोग उनसे इतना जुड़ाव महसूस करते थे। बिल्कुल। एक अच्छा साहित्यकार वही होता है जो अपने किरदारों के जरिए पाठकों को ये महसूस करा दे कि अरे, ये तो मेरी ही कहानी है। और जब आप अपनी जमीन से जुड़ी, अपनी बोली में कही गई कहानियां पढ़ते हैं, तो वो जुड़ाव और भी गहरा हो जाता है। वो उन लोगों को आवाज दे रहे थे जिनकी कहानियां बड़े शहरों के शोर में अक्सर खो जाती हैं। सिर्फ लिखने तक ही सीमित नहीं था। मतलब वो सिर्फ कहानियों में समाज नहीं दिखा रहे थे, वो असल में समाज के लिए कुछ खड़ा भी कर रहे थे। हाँ, और ये बात उन्हें सिर्फ एक लेखक से कहीं ज्यादा बड़ा बना देती है। देखिए, कई लेखक अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, अपनी रचनाओं में डूबे रहते हैं, लेकिन श्री धुड़ तो एक पूरी नई पीढ़ी तैयार कर रहे थे। वो सिर्फ अपनी कलम नहीं, बल्कि दूसरों की कलम में भी स्याही भर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। लेख में 3 बड़ी बातों का जिक्र है। पहला, वो धमतरी जिला हिंदी साहित्य समिति के अध्यक्ष बने और नए लेखकों को बहुत बढ़ावा दिया। लेखिका खुद कहती हैं कि उन्होंने श्री ध्रुव के मार्गदर्शन में ही लिखना सीखा। ये एक संरक्षक, एक मेंटर की भूमिका है। समिति का अध्यक्ष होना सिर्फ एक पद नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा और अपना समय दूसरों को आगे बढ़ाने में लगा रहे हैं। आप एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां नई प्रतिभाएं आकर अपनी बात कह सकें, बिना डरे लिख सकें, और उन्हें कोई सुनने वाला हो। ये बहुत बड़ा काम है। फिर दूसरा कदम और भी बड़ा था। उन्होंने साहित्य, संगीत, सांस्कृतिक मंच मुजगाहन की स्थापना की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह सिर्फ साहित्य के बारे में नहीं था। यहाँ संगीत, चित्रकला, लोक जीवन, हर चीज पर बात होती थी। हाँ, एक तरह का कल्चरल हब बना दिया उन्होंने। ये उनकी सोच की विशालता को दिखाता है। वो कला को ना अलग अलग खानों में बांटकर नहीं देखते थे। उनके लिए साहित्य, संगीत, चित्रकला, ये सब इंसान की भावनाओं को व्यक्त करने के अलग अलग तरीके थे, और सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हाँ, ऐसा मंच बनाना जहां ये सारी कलाएं एक साथ सांस ले सकें, ये दिखाता है कि वो एक बिखरे हुए समाज को कला के धागे से पिरोना चाहते थे। वो जानते थे कि एक मजबूत संस्कृति सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि गीतों, चित्रों और आपसी संवाद से बनती है। और फिर आता है उनका सबसे बड़ा काम, जो किसी सपने के सच होने जैसा लगता है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में पहला साहित्य सदन बनवाया। साहित्यकारों और कला प्रेमियों के लिए एक स्थायी ठिकाना, एक घर। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये एक असाधारण और दूरदर्शी कदम था। एक लेखक अपनी किताबें छोड़कर जाता है, जो बहुत कीमती होती हैं, लेकिन एक संस्था बनाने वाला व्यक्ति एक पूरी विरासत छोड़कर जाता है। साहित्य सदन बनाना सिर्फ एक बिल्डिंग खड़ी करना नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ये एक लाइट हाउस बनाने जैसा है, जो दूर दूर तक आने वाले लेखकों और कलाकारों को रास्ता दिखाता रहेगा, तब भी जब वो खुद वहां मौजूद ना हो। यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। वो एक कामयाब लेखक थे, समिति के अध्यक्ष थे, सांस्कृतिक मंच चला रहे थे, और फिर ये साहित्य सदन का इतना बड़ा प्रोजेक्ट। क्या इतना सब कुछ करने में एक लेखक के तौर पर उनकी अपनी यात्रा पर कोई असर पड़ा होगा? मतलब क्या एक महान संस्था निर्माता होने की कीमत एक लेखक के तौर पर चुकानी पड़ती है? ये एक बहुत जायज सवाल है, और इसका कोई सीधा हाँ या ना में जवाब नहीं हो सकता। हो सकता है कि जो समय और ऊर्जा उन्होंने इन संस्थाओं को बनाने में लगाई, अगर वो सिर्फ लिखने में लगाते तो शायद कुछ और किताबें लिख पाते। लेकिन मुझे लगता है वो अपनी विरासत को सिर्फ किताबों के ढेर के रूप में नहीं देखते थे। उनकी नज़र में विरासत का मतलब था एक जिंदा, धड़कता हुआ सांस्कृतिक माहौल बनाना। वो जानते थे कि रचनात्मकता को पनपने के लिए एक भौतिक जगह,
एक ठिकाने की जरूरत होती है जहां लोग मिल सकें, बात कर सकें, एक दूसरे से सीख सकें। अच्छा। तो शायद उन्होंने कम किताबें लिखने की कीमत पर एक ऐसा बगीचा तैयार किया जिसमें हजारों नए फूल खिल सकें। वाह, ये सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। मतलब उन्होंने खुद एक पेड़ बनने के बजाय पूरा जंगल उगाना चुना। आप ऐसा कह सकते हैं, ये उनके निस्वार्थ भाव को भी दिखाता है। ये मैं और मेरी कला के बारे में नहीं था, हाँ। ये हम और हमारी संस्कृति के बारे में था। साहित्य सदन इस बात का जीता जागता सबूत है कि वो अपनी व्यक्तिगत कामयाबी से कहीं बड़ी एक सामूहिक सांस्कृतिक धरोहर बनाने में यकीन रखते थे। संस्थाएं तो ईंट पत्थर से बनती हैं, लेकिन उन्हें चलाने वाले तो इंसान होते हैं, और लगता है वो इंसानों को गढ़ने में भी माहिर थे। लेख में उनकी विनम्रता और सहजता पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, और यही बात उन्हें एक मुकम्मल शख्सियत बनाती है। अक्सर जब कोई व्यक्ति इतना बड़ा बन जाता है तो उसमें एक तरह का अहंकार आ जाता है, वो आम लोगों से दूर हो जाता है। लेकिन श्री ध्रुव के मामले में ऐसा नहीं था। लेखिका अपना निजी अनुभव बताती हैं कि कैसे वो उनकी रचनाओं को पढ़ते थे, एक एक गलती को बड़ी बारीकी से ठीक करते थे और हौसला बढ़ाते थे। वो एक बहुत खूबसूरत लाइन लिखती हैं, उनकी सहजता और विनम्रता ये दर्शाती है कि एक बड़े साहित्यकार का मन कितना दयालु और बड़ा हो सकता है। ये सुनकर लगता है कि वो सिर्फ सिखा नहीं रहे थे, बल्कि एक आत्मविश्वास भी दे रहे थे, जो किसी भी नए कलाकार के लिए सबसे जरूरी चीज होती है। बिल्कुल, और ये हमें सवाल पर वापस ले आता है कि एक महान कलाकार होने का मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ आपकी कला में महारत हासिल करना है, या फिर दूसरों को भी उस रास्ते पर हाथ पकड़कर आगे ले जाना है? श्री ध्रुव का उदाहरण हमें बताता है कि महानता सिर्फ कला में नहीं, कलाकार के किरदार में भी होती है। उनका धैर्य, उनका नए लेखकों को अपना समय देना, ये सब उनके बड़प्पन की निशानी है। लेख में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है जो मेरे दिल को छू गया, वात्सल्य। लेखिका कहती है कि नए लेखकों के लिए उनके मन में वात्सल्य था, यानी एक पिता जैसा प्यार और स्नेह। ये सिर्फ गुरु शिष्य के रिश्ते से कहीं आगे की बात लगती है। ये एक भावनात्मक निवेश है। ये दिखाता है कि वो नए लेखकों की कामयाबी को अपनी निजी कामयाबी मानते थे। ये गुरु शिष्य परंपरा का सबसे सुंदर रूप है, जहां गुरु सिर्फ तकनीक नहीं सिखाता, बल्कि शिष्य के आत्मविश्वास और उसकी रूह को भी सींचता है। सही बात है। जैसा कि लेख में कहा गया है, उन्होंने लेखिका को सिर्फ लिखना नहीं सिखाया, बल्कि जीवन को संवेदनशील दृष्टि से देखने की कला भी सिखाई। मतलब उन्होंने सिर्फ ये नहीं सिखाया कि कलम कैसे चलानी है, बल्कि ये सिखाया कि उस कलम के पीछे की सोच और नजर को कैसे तराशना है। ठीक यही। उन्होंने एक लेखक बनाने के साथ साथ एक बेहतर और ज्यादा संवेदनशील इंसान बनने में भी मदद की। और शायद यही एक सच्चे गुरु की पहचान होती है। उनका असर सिर्फ कागज पर छपी कहानियों तक नहीं, बल्कि किसी इंसान की पूरी जिंदगी पर पड़ता है। ठीक है, तो अगर इन सारी बातों को जोड़कर देखें तो हमारे सामने उनकी कैसी तस्वीर उभरती है? वो असल में थे क्या? एक लेखक, एक टीचर, या एक समाज सुधारक? मुझे लगता है वो इन सब का एक मिश्रण थे। वो एक कहानीकार थे जिनकी जड़ें अपनी मिट्टी में थी। वो एक संरक्षक थे जो नई प्रतिभाओं को संवारते थे। वो एक दूरदर्शी संस्था निर्माता थे जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मंच तैयार करते थे। और इन सब से ऊपर वो एक सांस्कृतिक प्रकाश स्तंभ थे जिनकी रोशनी एक इंसान की निजी जिंदगी से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ के साहित्यिक आसमान तक फैली हुई थी। उन्होंने अपनी ऊर्जा सिर्फ अपनी रचनाओं में नहीं लगाई, बल्कि एक पूरा माहौल बनाने में लगाई जहां रचनात्मकता सांस ले सके, जहां नए विचार जन्म ले सकें। सही कहा। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है कि एक रचनात्मक विरासत असल में होती क्या है। क्या ये सिर्फ वो किताबें हैं जो आपकी अलमारी में सजी हैं, या वो सोच है जो आपने लोगों के दिमाग में जिंदा छोड़ दी है? वाह। श्री ध्रुव का जीवन इस बात का सबूत है कि सच्ची विरासत इन दोनों के मेल से बनती है। उनकी किताबें पढ़ी जाएंगी, लेकिन उससे भी बढ़कर उनके द्वारा प्रेरित किए गए लोग लिखते रहेंगे, और उनके द्वारा बनाए गए साहित्य सदन में विचारों का उत्सव हमेशा मनता रहेगा। तो उनकी असली विरासत उनकी किताबें नहीं? उनकी असली विरासत शायद सिर्फ उनकी किताबों में नहीं, बल्कि उन लोगों में जिंदा है जिन्हें उन्होंने लिखना सिखाया, और उस जगह में जिंदा है जिसे उन्होंने कला का मंदिर बना दिया। आज की चर्चा हमें यह याद दिलाती है कि साहित्य केवल शब्दों की रचना नहीं, बल्कि अनुभवों की संपदा और मानवीय संबंधों की धरोहर है। दुमन लाल ध्रुव जी जैसे साहित्यकार सिर्फ किताबों में नहीं रहते,
वे उन हजारों मनों में बसते हैं जिन्हें उन्होंने प्रेरित किया, मार्ग दिखाया और रचनात्मकता का स्पर्श दिया। कामिनी कौशिक जी के संस्मरण हमें उनके व्यक्तित्व की उस गहराई तक ले जाते हैं जहां संवेदना, सादगी और सृजन तीनों एक साथ सांस लेते हैं। इसी के साथ आज की यह विशेष चर्चा यहीं समाप्त होती है। मैं हूं आपका प्रस्तुतकर्ता और आप सुन रहे थे सुरता, साहित्य की धरोहर। हम फिर मिलेंगे साहित्य की एक और अनमोल कड़ी के साथ। तब तक सृजन करते रहिए, जुड़े रहिए और साहित्य को जीवित रखिए। धन्यवाद।